पाकिस्तान ईरान ट्रेड कॉरिडोर का बाकायदा आगाज हो गया है। पाकिस्तान से भिजवाई गई पहली कंसाइनमेंट ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया के मुल्क उज़्बेकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। चूंकि पाकिस्तान का गुज़िश्ता कई माह से अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, तो अब हमने बरास्ता ईरान सेंट्रल एशिया और इसके साथ रशिया समेत यूरोप जाने का फैसला किया है। और वैसे भी ईरान के साथ हमारी 3 अरब डॉलर्स की बाहमी तिजारत है, उसे हमें 5 अरब डॉलर्स तक ले जाना है। ये कौन सा बॉर्डर है, मजीद क्या तफसीलात हैं, पोटेंशियल्स क्या हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों के लिए एक और आसानी हुई है। कराची और इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर एयरपोर्ट पर भी रोड टू मक्का इनिशिएटिव शुरू हो गया है। यानी उन्हें तमाम किस्म के इमिग्रेशन, वीज़ा, बायोमेट्रिक्स के प्रोसेस यहीं पर पूरे करने होंगे। और जब ये पाकिस्तानी हाजी सऊदी एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहां पर कोई लंबी चौड़ी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और फौरी तौर पर क्लियरेंस के बाद ये उम्रा अदा कर सकेंगे और फिर हज के अंदर शामिल हो सकेंगे। अब तक दुनिया के 8 ममालिक इस रोड टू मक्का इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुके हैं और मकसद है रश को कम करना। पाकिस्तान में कितना बेनिफिशियल है, सऊदियों का फ़ायदा हो रहा है, ये तमाम तफसीलात प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान ईरान ट्रेड कॉरिडोर का बाज़ाब्ता आगाज हुआ है और कराची से जाने वाली एक फ्रोजन मीट की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तानी बॉर्डर से क्लियर होकर ईरान की हदूद में दाखिल हो गई है। यहां से आगे उसने ताशकंद जाना है, जो कि उज़्बेकिस्तान का सदर मुकाम है। अब पाकिस्तान और ईरान के बेसिकली 4 बॉर्डर क्रॉसिंग के मेन पॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें से 2 बड़े ऐसे हैं जो ज़्यादा तिजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक ताफ्तान का बॉर्डर है और दूसरा ग्वादर के करीब बॉर्डर है, जिसे गब्त का बॉर्डर भी कहते हैं, जो हमारी तरफ गब्त के शहर में और उस तरफ ईरान की साइड पर जिसे रमदान का बॉर्डर भी कहते हैं। तो ये बॉर्डर जो है, इसके ऊपर अब प्रॉपर तमाम सहूलियत दे दी गई हैं, कस्टम वगैरह है और इमिग्रेशन का तमाम इंतज़ाम है। तो पाकिस्तान बरास्ता ईरान अब सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स जो रुकी हुई थी सेंट्रल एशिया के मुल्कों को, अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने के सबब, तो अब वो इस रूट के जरिए जा सकेंगी और फिर हमारे पास तमाम अशिया जो है अब इस रूट के जरिए जाने का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया के जो मालिक हैं वो अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इसी रूट के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की जो तमाम बंदरगाहें, जिसमें कराची की दोनों बंदरगाह, जो कराची पोर्ट है, पोर्ट कासम, इसके साथ साथ ग्वादर पोर्ट जो है, वहाँ पर ना सिर्फ ट्रांसशिपमेंट्स हैंडल की जा रही हैं, दूसरे मुल्कों का कार्गो हैंडल किया जा रहा है, बल्कि ऑफ डॉक की सहूलियत भी दे दी गई हैं कि अगर पोर्ट के ऊपर जगह कम पड़ रही है तो पोर्ट से थोड़ी दूर जो इस तरह की जगह बनाई गई है जहां पर कार्गो संभाला जा सकता है, कंटेनर्स महफूज तरीके से रखे जा सकते हैं, वहां पर भी हम ये सहूलियत दे रहे हैं। और तो और अब हम लोग 60% तक डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हाई टाइम है हमारे ताजरों के लिए भी कि हम इस रूट को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और हमारे ये सेंट्रल एशिया के वो लैंड लॉक्ड दोस्त मुसलमान ममालिक जिनके पास कोई समुद्री रास्ता नहीं है, तमाम की तमाम ईरानी बंदरगाहें बंद हो चुकी हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, वहां पर टेंशन का माहौल है, तो ये पाकिस्तानी रास्ता चूंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जो बॉर्डर है, ये ग्वादर से तकरीबन 80 किलोमीटर की मुसाफत पे है। इसे बॉर्डर 250 भी कहा जाता है और ग्वादर से 1 घंटे का टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और कराची से लगाया जाए तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 घंटे की मुसाफत बनती है इस बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते। अब देखा जाए तो पाकिस्तान ईरान की जो तिजारत सिर्फ 3 अरब डॉलर्स की बाहमी तिजारत है, जिसमें ईरान का पलड़ा भारी है। वो हमें तकरीबन 2 अरब डॉलर उससे ज़्यादा की चीज़ें बेचता है। हम वो मुश्किल को 700-800 मिलियन डॉलर्स की चीज़ें ही बेच पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर ट्रेड करें और ईरानियों के साथ बैठ कर निगोशिएट करें तो हम अपनी बहुत सारी ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ईरान में उस बड़ी तादाद में नहीं पैदा होती जो पाकिस्तान में होती, मसलन चावल है, चीनी है और फार्मास्यूटिकल का बहुत सारा सामान है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, टेक्सटाइल है, तो हम यहाँ से उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनसे ले सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के तीसरे बड़े एयरपोर्ट से भी रोड टू मक्का इनिशिएटिव का आगाज़ हो गया है। अब लाहौर में वाक़ अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस साल जाने वाले 30,000 जो हाजी हैं उन्हें तमाम किस्म की इमिग्रेशन, वीज़ा, बायोमेट्रिक की क्लियरेंसेस इसी अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिल जाएगी। फ्लाइट में बैठने से पहले
सऊदी अमला उन्हें यहाँ से हर किस्म के प्रोसेस से गुजार के क्लियर करेगा। जब वो सऊदी एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, खा वो जद्दा हो या मदीना का, तो वहाँ पर बहुत थोड़े टाइम, एक बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटी के बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा और उन्हें अपने मनासिक के लिए भेज दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पहले कराची एयरपोर्ट पे फैसिलिटी थी, उसके साथ साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये शुरू हुई थी 2019 के अंदर। तो ये 3 पाकिस्तान के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ से मजमूई तौर पर हर साल 80 से 90 हज़ार हाजी जाते हैं हज के सीज़न के अंदर। वैसे पाकिस्तान का कोटा 1,80,000 हाजियों का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा कोटा इंडोनेशिया का है, कुछ 2,20,000 हाजी जाते हैं। फिर पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर इंडिया का नंबर आता है कोई 1,70,000 1,75,000, फिर उसके बाद बांग्लादेश आता है 1,35,000। इस तरह एक पूरी हायरार्की बनी हुई है। तो अब तक दुनिया के 8 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक इसके मेंबर बन चुके हैं रोड टू मक्का इनिशिएटिव के। इसके तहत सऊदी अमला हज के सीज़न में आता है। यहीं पर ही मुकामी जो एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ से इन मुल्कों की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलती हैं, वहाँ पर उस मुल्क के अमले के साथ मिलकर बहुत तेज़ी से इन लोगों के तमाम प्रोसेसेस कंप्लीट कराता है। कौन कौन से मुल्क हैं? सबसे बड़ा इंडोनेशिया ऑब्वियसली, फिर पाकिस्तान है, फिर मलेशिया है, बांग्लादेश है, मराकश है, तुर्किया है, मालदीव है और कोट डिवोरी है। ये एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है वेस्ट अफ्रीका का, तो ये भी अब इसका हिस्सा बन चुका है। और यहाँ से जाने वाले हाजियों की तादाद को 30-40 हज़ार होती है, लेकिन अगर इन 8 मुल्कों को हम क्लब करें तो इनसे हर साल 7 लाख हाजी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, हज के लिए जाते हैं। और वैसे पिछले साल 15 लाख हाजियों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया था कमोबेश। तो 15 लाख का 7,45% बनता है। तो सऊदी अरब ने क्या किया? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, थोड़ी सी इनोवेशन करके इन 7 लाख हाजियों का बोझ जो है वो अपने एयरपोर्ट से उठाकर इन्हीं मुल्कों के एयरपोर्ट पर डाल दिए। बहुत अच्छा किया है। अब 30,000 मुसाफिर इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो 15-20 दिन के हज ऑपरेशन के अंदर बासानी हैंडल कर सकता है। कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। इसी तरह इतने ही हाजी तकरीबन कराची से जाते हैं, इतने ही जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज के सीज़न में जाते हैं। तो कितना ही अच्छा है। यही 7 लाख हाजी जब जाके जद्दा उतरते या मदीना मुनव्वरा उतरते तो वहाँ पर रश तो पड़ना था। बाकी मुल्कों से आए हुए 8-9 लाख हाजी, 7 लाख ही हाजी, तो वहाँ पर तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़े अच्छे टाइम के ऊपर ये जो है एग्रीमेंट किया, इस प्रोसेस को शुरू किया और अब पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी है। इंडोनेशिया के बाद दूसरा बड़ा है। बड़े मुल्कों में सिर्फ इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये भी शुरू नहीं हुआ, उसकी वजूहात हम नहीं जानते। तो बाकी तमाम अहम मुल्क थे, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, तुर्किया, जिससे 90,000 के करीब हाजी आते हैं, वो तमाम के तमाम इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के दौर में जो हम दीगर चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं तो हाजी भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारे लिए एक खुशाइंद बात है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।